नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा एवं साहित्य। आज की वीडियो में कक्षा 10 के व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाच्य को लेकर आई हूँ। वाच्य के संबंध में विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उनको समझने में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों ने जब मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम आप एक बार एक वीडियो इस पर बनाइए, तो मैंने वाच्य पर वीडियो बनाया है। और आज हम वाच्य का भाग 1 करेंगे, क्योंकि वाच्य एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम एक ही वीडियो में अगर करने लगेंगे तो आपको वीडियो बहुत बोरिंग लगेगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। वाच्य जो कि बोर्ड परीक्षा में बच्चों के प्रश्न आते हैं, इससे संबंधित वाच्य। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, कि किसी भी वाक्य में जो बात कही गई है उसका विषय क्या है, वह बात किसके लिए कही गई है। तो यहाँ पर वाच्य की एक परिभाषा मैंने दी है, जैसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार लगी है, क्या वो कर्ता के अनुसार लगी है, सब्जेक्ट जिसे बोला जाता है, या वो कर्म के अनुसार लगी है, या फिर वो भाव के अनुसार लगी है। एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगी इसके लिए। जैसे पहला मैंने एक उदाहरण दिया कि विद्यार्थी किताब पढ़ता है, यहाँ पे क्रिया लगी है पढ़ता है, तो विद्यार्थी के लिए लगी, विद्यार्थी जो कि पढ़ने वाला है इस पुस्तक को, किताब को, वह कर्ता हुआ। तो कर्ता के अनुसार इस वाक्य में क्रिया लगी है कि विद्यार्थी किताब पढ़ता है। लेकिन कर्म के अनुसार कैसे होगी? किताब विद्यार्थी के द्वारा पढ़ी जाती है। क्योंकि किताब स्त्रीलिंग है और किताब इस वाक्य में कर्म है, तो क्रिया भी कर्म के अनुसार लगी कि किताब विद्यार्थी के द्वारा पढ़ी जाती है। और पहले वाक्य में मैंने बोला था कि विद्यार्थी किताब पढ़ता है, तो विद्यार्थी कर्ता है, और यहाँ पे मैंने कर्ता को पुल्लिंग एक वचन में रखा कि पढ़ता है, और यहाँ पे किताब पढ़ी जाती है। तो दोनों वाक्यों में अंतर है, बात एक ही कही गई है, लेकिन बोलने का विषय वाच्य जो है वो परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर वाच्य के 3 भेद हमारे सामने हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, अर्थात क्रिया किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य जिसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है, अर्थात क्रिया किसके अनुसार लगी होती है? कर्म के अनुसार। और तीसरा है भाववाच्य जिसमें क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ होता है, अर्थात क्रिया स्वयं ही मुख्य हो जाए। बालक सो रहा है, यहाँ पे क्रिया स्वयं मुख्य हो रही है कि क्रिया जब खुद ही मुख्य हो जाए तो वहां पर आपका भाववाच्य होगा। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं इन्हें। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। एक उदाहरण देखिए सामने। सरोज पत्र लिखती है। सरोज स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो पत्र जो कि लिखा जा रहा है ये कर्मवाच्य हो गया। लेकिन पत्र लिखती है, तो यहाँ क्रिया जो है वो सरोज के अनुसार लग रही है, तो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार जब होती है तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। और मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं। सोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर सोहन कर्ता है जो कि पुल्लिंग एक वचन में है, तो क्रिया भी हमारी किस में आएगी? पुल्लिंग एक वचन में। सविता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर हमारा जो कर्ता है सविता, वह स्त्रीलिंग एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन होगी। चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर चिड़िया के द्वारा उड़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्रिया कर्ता कौन है? कार्य को करने वाला कौन है? चिड़िया, तो चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर भी आपका कर्तृवाच्य होगा। अब कर्तृवाच्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है।
कर्म मौजूद ना हो, कर्म ना हो, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित हो, जैसे सरोज पत्र लिखती है, इसमें कर्म उपस्थित था, तो पत्र जो है वो कर्म था, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है ये। लेकिन चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर कर्म मौजूद नहीं है, कर्म नहीं है इस वाक्य में, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। तो कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में प्रयोग में लिया जाता है। कर्ता ने अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सख के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है, कि जब कार्य को करने वाला व्यक्ति अपनी समर्थता, अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए कोई सकारात्मक वाक्य बोलता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैं परीक्षा में पास हो सकता हूँ, मैं पर्वत पर चढ़ सकता हूँ, तो इस प्रकार भी यह कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। कुछ 3 उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं कि मैं संस्कृत पढ़ लिख सकता हूँ, ऐसा सुंदर स्वेटर कुहू ही बना सकती है, यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। तो कर्ता की क्षमता को हमने यहाँ पे दर्शाया है। तीसरा मुख्य बिंदु है, कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्म और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक, जो सकना, सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ। एक तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें कर्तृवाच्य को कर्म में भी बदला जा सकता है और भाव में भी बदला जा सकता है। और कर्तृवाच्य में जब कर्ता अपनी असमर्थता को दर्शाता है तो उसमें वो नहीं का प्रयोग करता है और सक के विभिन्न रूपों का वो प्रयोग करता है। जैसे बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं, मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं प्रत्येक तथ्य के साथ में। अब आइए हम देखते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है, कर्म के लिंग, वचन पुरुष के अनुसार लगती है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। उदाहरण देखिए, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। यहाँ पर मोहन लेख लिखता है कर्तृवाच्य, लेकिन मोहन के द्वारा, यहाँ पे कर्ता कौन है? मोहन है। वह क्या कर रहा है? लेख लिख रहा है, तो कर्म कर रहा है वो एक लेख लिखने का। लेख एक वचन पुल्लिंग में है तो हमारी क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में ही आएगी। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है, यहाँ पर हलवाई करता है, उसके द्वारा क्या बनाया जा रहा है? मिठाइयाँ। तो किसी भी वाक्य में कर्म मौजूद है या नहीं, इसका सबसे आसान तरीका है कि क्या प्रश्न करिए आप उससे, कि मोहन क्या लिख रहा है? लेख लिख रहा है। हलवाई क्या बना रहा है? हलवाई मिठाइयाँ बना रहा है। तो यहाँ पर मिठाइयाँ जो कर्म है वह बहुवचन स्त्रीलिंग में है और क्रिया जो है वह बहुवचन स्त्रीलिंग में लगी है। तो ये दोनों वाक्य जो है वो कर्मवाच्य के उदाहरण है। कर्मवाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य आपके सामने हैं कि कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सदैव सकर्मक होती है। इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जब कर्म ही नहीं होगा तो कर्मवाच्य कैसे होगा? बस इतना ध्यान रखिए कि कर्म मौजूद है और अगर क्रिया कर्म के अनुसार लगी है तो वह कर्मवाच्य है, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार लगी है तो वह कर्तृवाच्य है। जैसे उदाहरण देखिए, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। कर्मवाच्य में के वाक्यों में प्राय क्रिया जा का रूप लगाया जाता है, मतलब जा के विभिन्न रूप जो है, जाना, जाता है, जा रही है, जा रहा है, विभिन्न रूपों में वह लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर दवाई बांट रहे हैं, ये हुआ आपका कर्तृवाच्य। लेकिन डॉक्टर से दवाई बांटी जा रही है, ये आपका हुआ कर्मवाच्य। सुरेश चित्र बनाता है, ये आपका है कर्तृवाच्य, और यहाँ पे सुरेश से चित्र बनाया जाता है, ये आपका हुआ कर्मवाच्य। तीसरा तथ्य देखिए, इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये कि कर्मवाच्य में आपको द्वारा, से, के द्वारा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा।
जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। यहाँ पे तुलसीदास जी करता है, उनके साथ द्वारा अगर लगा है तो यहाँ पर वो कर्मवाच्य का उदाहरण हो गया। नौकर से गिलास टूट गया, तो ये भी आपका कर्मवाच्य का उदाहरण हुआ। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों के लिए के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में होगा, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक वाक्यों में होगा कि के द्वारा के स्थान पे से का प्रयोग हो रहा है, मतलब जो भी करता है वो अपनी असमर्थता बता रहा है। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया, तो नकारात्मक वाक्य थे और से का प्रयोग किया गया। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे मजदूर द्वारा यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। कर्मवाच्यों में कभी कभी ऐसे वाक्य भी देखने को मिलते हैं जिसमें कर्ता का लोप रहता है, मतलब जो क्रिया को कर रहा है वह मौजूद ही नहीं है वाक्य में, वह गायब रहता है। कर्ता का लोप रहता है, मतलब कर्ता गायब रहता है। जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, अब पेड़ खुद तो जाके नहीं लगेंगे, उन्हें लगाने वाला कोई व्यक्ति ही होगा, कोई लगाएगा उन्हें, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता मौजूद ही नहीं है, पेड़ लगा दिए गए हैं। पत्र भेज दिया गया है, पत्र अपने आप तो चल के नहीं जाएगा, पत्र को कोई भेजेगा, लेकिन यहाँ इस वाक्य में उस कर्ता का लोप हो गया है, कर्ता मौजूद नहीं है कि पत्र भेज दिया गया है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जाता है। जब आपके वाक्य में आपको लगे कि ये 5 स्थितियां हैं, तब आपको वहां पे कर्मवाच्य ही लिखना है। देखिए, जैसे कोई कानूनी प्रयोग में, कोई कार्यालय, कोई ऑफिशियल कोई लाइन होती है, कोई कानूनी प्रयोग होते हैं, तो उसमें भी आपका कर्मवाच्य आएगा। जैसे हेलमेट न पहनने वालों को दंडित किया जाएगा, चालान घर भिजवा दिया जाएगा, यहाँ पर कर्मवाच्य है। अशक्तता दर्शाने के लिए, जैसे कोई कार्य कोई नहीं कर पा रहा है, अशक्त है, असमर्थ है उसको करने में, तो अब दवा भी नहीं पी जाती, अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती, तो यहाँ पे ये असमर्थता दर्शाई गई है। जब कर्ता जो है वो सरकार या कोई सभा हो, जैसे कोई सरकार ने कोई फैसला लिया है, या कोई सभा जो है वो किसी चीज को किसी फैसले को लेती है, तो वहां पर उस वाक्य के अंदर भी कर्मवाच्य ही आएगा कि प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है। जब कर्ता ज्ञात न हो, जब कहीं पे कोई हमें कर्ता ही नहीं पता है, तो वहां पर भी आपका कर्मवाच्य होगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, पत्र भेज दिया गया है। अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए कि किसी अधिकार को आप दर्शा रहे हैं, किसी घमंड को आप दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका कर्मवाच्य होगा कि ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता, नौकर को बुलाया जाए। तो इस प्रकार ऐसे वाक्यों में भी कर्मवाच्य होता है। अब आते हैं हम भाववाच्य, जो कि हमारा आखिरी वाच्य है, कि इस वाच्य में कर्ता या कर्म ही नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है कि क्रिया क्या कार्य कर रही है, उसके भाव क्या आ रहे हैं करने की, क्रिया स्वयं मुख्य कर्ता बन रही है, वहां पे मुख्य हो रही है, तो वहां पर आपका भाववाच्य होगा। जैसे दादी माँ से उठा नहीं जाता, घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ पर ये भाववाच्य के उदाहरण है। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे ही नकारात्मक आए, नकारात्मक वाक्य अधिकांश आते हैं और सकारात्मक भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर भाववाच्य में जब आप कोई कार्य को नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो वहां पर आपका भाववाच्य आएगा, क्योंकि आपकी क्रिया वहां पर मुख्य बन रही है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अकर्मक, एक वचन में होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाए, चलो घूमने चला जाए।
और एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाच्य परिवर्तन में हम पढ़ेंगे आगे कि भाव वाच्य को केवल कर्तरी वाच्य में बदला जा सकता है, क्योंकि इसकी क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। जब कर्म ही मौजूद नहीं होगा तो कर्म वाच्य तो बना ही नहीं सकते हम, तो इसलिए भाव वाच्य जो है वो केवल कर्तरी वाच्य में ही बदला जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं। यहाँ पे 10 वाक्य आपको दिए गए हैं जिसमें आपको अभ्यास करना है और इसमें वाच्यों के नाम आपको बताने हैं कि किस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्म है, कर्तरी है या भाव है। और इसके उत्तर मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी, आपको मेरी जो अगली वीडियो है वाच्य परिवर्तन, वाच्य का पार्ट 2 भाग 2 वो आपको देखना होगा उसके लिए। और इसके अभ्यास करिए। कहीं पर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी आपकी सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।